नाउ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप मुझे बताएंगी स्नेहा कि स्ट्रेस्ड क्रॉस बो में किस प्रकार की पोटेंशियल है, कौन सी एनर्जी है? यह जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस वजह से है? ड्यू टू इट्स, बोलो शानवी। कॉन्फ़िगरेशन। जो एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है मान्या, उसमें पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से? ड्यू टू इट्स, बोलो कॉन्फ़िगरेशन। If a flower vase is kept over the cupboard, then what kind of potential energy it is? Due to its position. Formula of potential energy, Arpit. Very good. Now, ये जो MGH है सर, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का है। हाँ, सिर्फ उसी का है। स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर वो आगे बढ़ा जाएगा। सबके अलग अलग हैं और सबके अलग अलग हैं। 4 फार्मूले पोटेंशियल एनर्जी। स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का अलग है, सबका अलग है। तो जो हमारे बुक में दिया वो ग्रेविटेशन। हाँ, आपका ग्रेविटी से। चलो, नाउ इट इज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूं, ठीक है? इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ m mass is lifted against ग्रेविटी, अगर उसे उठाया जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी एंड केप्ट, कहाँ रख दिया जाए? ओवर, ठीक है, सबका फोल्ड कहीं पर हम रख दें एट h हाइट, h मीटर हाइट, तो फिर क्या होगा? जैसा पीछे भी हमने बताया कि इसको आपने उठाया और इसको कहीं पर रख दिया उठाकर यहाँ पर, तो ऐसे में आपको कितना काम करना पड़ जाएगा? ये देखो, तो दिस इज h हाइट, h हाइट है, इसका मास m है, तो इस पर डाउनवर्ड कितना वेट लग रहा है शानवी? कितना वेट लग रहा है प्रद्युम्न? वेट पूछ रहा हूँ तो मास बता, वेट बताओ ना। जब मैं पूछ रहा हूँ कितना वेट, तो वेट है तो mg बोलो ना। नीचे इस पे कितना वेट लग रहा है बोलिए? mg। इंद्रजीत, इसमें अगर हम इसे ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें कितना फोर्स लगा देना चाहिए? क्योंकि जितना वेट है उतना ही लगाना पड़ेगा उसको काउंटर करने के लिए। तो आपने mg फोर्स लगाया और h हाइट तक ऊपर उठाया, वर्क डन का फार्मूला बताओ। ये तो वेट स्मॉल w होता है, वर्क डन का बताओ। F इंटू डी, तो फोर्स की जगह क्या रखते हैं? m इंटू ए ना रखो, mg रखो, क्योंकि तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। दैट इज mg, और डिस्प्लेसमेंट h हुआ, दैट इज mgh। एक और सवाल मान्या, 1 किलो की चीज उठाने के लिए तुम कितना फोर्स लगाओगी? यूनिट के साथ बताओ, फोर्स भी तुम जूल में बताना ही लगे, है ना? 10 केजी की चीज उठाने के लिए। चलो, इतनी बात हो गई। तो ग्राउंड लेवल पर किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी रोहन क्या होगी? 0, क्योंकि उस mgh अगर h 0 हो जाए तो बुक में एक लाइन लिखी है यहाँ पर, ऐसे एक कॉलम बना है, तो ग्राउंड लेवल पर किसी की पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या लिखी है बोलो? 0 लिखी है कि नहीं? सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ग्राउंड लेवल इज 0। चलिए, एग्जाम्पल 10.5, इट इज द सेम क्वेश्चन रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को ईपी के नाम से बुलाया। किससे? पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को बुक क्या कहती है बताओ? ईके को क्या कह रही है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। कभी कभी केई भी लिखते हैं हम लोग, कई बुक में केई लिखा रहता है, अगर ईके भी है तब भी वही समझना। पोटेंशियल एनर्जी को कभी कभी पीई भी लिख दो,
बुक अगर ईपी करे तो भी समझ लो। चलो नाउ एग्जाम्पल नंबर 10.5। आयुषी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड किया करो, ऐसे ही सिंपली नहीं बोलने से नहीं चलेगा। समझ में आया? छोटी छोटी चीजें डेफिनेशन तैयार करके आओ। ओके, फाइंड द एनर्जी possessed by an object। अगर 10 kg की चीज है निखिल, 10 kg की चीज अगर आपने कितना ऊपर उठाया? 6 मीटर उठा रहे हो, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एनर्जी। तो इसको यहाँ उठाने पर इसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर 6 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जो भी आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है वो सब वर्क डन जो भी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज वर्क डन। अच्छा, वर्क डन का क्या फार्मूला है? दैट इज mgh। सीधा आप सिंपली भी mgh भी लिख सकते हो क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तो वैल्यू प्लेस करो। 10 kg 9.8 ठीक है, तो दैट इज 98 इंटू 6। उसको मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आंसर? 588 जूल। अगर श्रेया किसी चीज को तुमने 6 मीटर उठाया है और 10 मीटर उठाया है, तो क्या दोनों में सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी या किसी एक में ज्यादा? सेम हो सकती है, पलट। तो किस में ज्यादा होगी? हाँ, क्योंकि mgh है ना। ऐसे बढ़ाते जाओ, ये चीज यहाँ पर है, इसमें ज्यादा एनर्जी यहाँ है, ये गिरेगी तो थोड़ा काम करेगी, ये गिरे, ऐसे पे डिपेंड करती है ना। इफ समथिंग, क्योंकि ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी, वही तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी जो आपका काम। चलो अब देखो एग्जांपल 10.6। अभिषेक 10.6 क्या कह रहा है? An object of mass 12 kg is at a certain height। तो 12 kg की चीज कुछ हाइट पर रखी है, यहाँ पर ये है 12 kg। हाइट हमें पता नहीं है ना, बुक भी नहीं दे रही है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है? 480 जूल। तो आपको ये पता करना है कि इसकी हाइट क्या है। तो लिखो ई टी इट इज इक्वल टू mgh। देखिए वैल्यू प्लेस कराओ। 12 into 10 नहीं, सारी तरफ बताऊंगा जहाँ जहाँ जो जो चीज 480 is equal to 12 into 10 12। ठीक है। G10 दिया है तो 10 रखिए, बुक में देखो बुक है 10 दिया है कि नहीं? तो इसलिए 480 अपॉन 12 into 10 दैट इज इक्वल टू h। 12 से इसको कट करो तो दैट इज 40। 0 से 0 कट हो गया, तो कितनी हाइट पे रखा है? 4 मीटर। 3.5 मीटर एक मंजिल की वो होती है हाइट, तो लगभग एक मंजिल ऊपर चढ़ा दी गई कुछ। नो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये तो हमने बता दिया। एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। आयुष अदर 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताओ। ये अच्छा होता है। चलो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा व्हाट डज इट मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी। देखो यांत्रिक ऊर्जा से तुम क्या समझते हो? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy is called mechanical energy। as
इसे मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी मशीन को चलाने के लिए या तो उसमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, पिस्टन आगे पीछे जाए या ऊपर नीचे, तो ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा तो उसमें पोटेंशियल आएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो कोई भी मशीन किन दोनों एनर्जी से चलती है? काइनेटिक और पोटेंशियल से। चूंकि इससे मशीन चलती है इसलिए इसका नाम मैकेनिकल एनर्जी पड़ता है। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू रन मशीन, is used for running machine, इसलिए so it is called mechanical energy, इसीलिए इसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? It is equals to EP और प्लस EK। EP का क्या फार्मूला है पलक? EK का क्या फार्मूला है? हाफ mv स्क्वायर। अगर मान लो एक तुम्हारे पास ऐसा पिस्टन है जो वैक्यूम में हो और बस वो ऊपर नीचे स्प्रिंग के द्वारा गिर रहा हो, फिर गिरे फिर है, और यहाँ अंदर कोई नो एयर, कोई ड्रैग भी नहीं है, तो इसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, ना कोई ड्रैग या फ्रिक्शन ना हो, तो ऐसे में ये बार बार नीचे आएगा ऊपर जाएगा और ये ऐसे होता रहेगा। इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब अगर कोई ड्रैग फोर्स ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या तुम्हारी बुक में कांस्टेंट वर्ड लिखा है आगे कहीं पर? जैसे जहाँ हाफ mv स्क्वायर और mg का देखो मान्या मिला कि नहीं मिला अभी तक? मान लो अगर उनमें ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे इन दोनों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसमें ड्रैग या फ्रिक्शन में लॉस होती रहेगी। लेकिन इफ ऑब्जेक्ट इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स देन द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर पूरी तरीके से कोई चीज़ संरक्षित बल के अंतर्गत है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा नियत रहेगी। ये यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। बात समझ आ गई? देखो लिखा है कि नहीं? तो अब हम क्या लिख रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी बताओ। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? बताया करो तो तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम बस दुखी होते हैं। कौन? मैकेनिकल। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ। फार्मूला बताओ। सब लोग बताना। ये चीज है कि नहीं? इतनी बात हो गई कि नहीं? अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी, जैसे मान लो रक्षिता कोई चीज यहाँ पर है, इसकी पोजीशन ए है, ये बीच में आ गई तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? और जमीन में गिरने वाली है तब इसकी पोजीशन क्या हो गई? बोलो बात समझ आ गई? ऊपर से जब तुमने इसे छोड़ा तो बोलो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट कैपिटल एच है मान लीजिए, सही। अब इसके बाद ये अगर थोड़ी डिस्टेंस गिर जाए h, तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी? h माइनस एच। भाई थोड़ा 10 मीटर में 4 मीटर गिर गई तो 6 बची कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है जो एनर्जी एट ए है वही एनर्जी एट बी होगी और वही एनर्जी एट सी होगी। ए पर जब मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ने वाला हूँ आदित्य, तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम है। कितनी होगी बताओ? दैट इज एनर्जी एट ए। ये को क्या कहेंगे बोलो? एनर्जी एट ए। तो एनर्जी एट ए, तो मान्या इसे तुम लिखोगी, एक तो इसमें ई के होगी और एक ईपी होगी कि नहीं? जब तुम इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल के लिए जस्ट रिलीज करने वाली हो तब तो इसका u 0 ही होगा, और u 0 होने की वजह से इसमें क्या लिखोगी बोलो? हाफ mv स्क्वायर या mu स्क्वायर एक ही बात है, और फिर इसे mg और कैपिटल H लिखोगे कि नहीं? क्योंकि इसकी हाइट कितनी है? सही है। लेकिन बताओ इसका u कितना है? 0 है।
जो जीरो रख लो, क्योंकि रुकी हुई चीज की कोई काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना होती है, तो इसलिए क्या लिख रहे बोलो, हाफ एम इंटू जीरो स्क्वायर और एम जी एच। तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई बोलो, इतना समझ आया हो। अब हम निकालेंगे सी पर निकालने, फिर बी पर निकालने, सबसे निकालने। चलो अब देखो कोई चीज बी पर गिर गई, ये तो ई ए निकाला, एनर्जी एट ए। अब देखो एट बी, अगर कोई चीज गिरी और कितनी हाइट गिरी, h, तो h हाइट अगर कोई चीज गिरेगी तो उसकी स्पीड क्या बढ़ जाएगी, जैसे जैसे कोई चीज गिरती है तो स्पीड बढ़ती जाती है ना ग्रेविटी की वजह से। सो इफ ऑब्जेक्ट फॉल्स h हाइट, अगर h हाइट गिर गया है तो अब मुझे बताओ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। u कितना था, हमें ये पता करना है भाई, ये इस जगह पे इसका v कितना हो गया, आखिर v है कितना, कितनी वेलोसिटी इसने मेरे छोड़ दिया ना इसको, तो v पता करना। तो लिखो v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर ऊपर से गिरी है और ये तो g है, और कितनी हाइट गिरी है बोलो, स्मॉल h गिर गई, तो इसकी वेलोसिटी तुम्हें समझ में आ गई, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी बोलो 2gh, सही है। अब आओ EV पे, एनर्जी एट बी, EV को क्या लिखोगे, एनर्जी एट इट इज इक्वल्स टू EK और प्लस EP। EK क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और ये क्या होता है बोलो mgh। बोलो अब ये B पे जब है तो कितनी हाइट पे, धरती से कितनी ऊंचाई पर है कि नहीं, क्योंकि इतना कम हो गई ना हाइट। अब बची कितनी, h माइनस एच, तो हम हाइट की जगह क्या लिखते हैं बोलो h माइनस एच। सानवी ये बात तुम्हें समझ आई, जैसे कोई चीज यहाँ से यहाँ गिर गई तो जितनी अब कम हो गई हाइट उतना तो कम करो, पहले h थी और स्मॉल h नीचे आ गई ना, नहीं समझ में आएगा फिर से समझाएंगे। मान लो h हाइट नीचे गिर गई तो अब कितनी बची, टोटल h में से इतना कम कर h माइनस एच। तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी तुम जानती हो, जमीन से इतनी ऊंचाई पर हो तो mg और जमीन से हाइट, वही किया उन्होंने जितनी हाइट पर, ठीक है। ये बताओ v स्क्वायर की जगह तुम क्या रखने वाले, वो पहले बोल देते हैं, हमारा प्लान ही गड़बड़ जाता है, वो बोल दे ऊपर से v स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ गई, वही बोला, ठीक है। तो जरा रखो, इसकी जगह रख लो 2gh और प्लस mgh और माइनस mgh, 2 से 2 कटा तो यहाँ क्या आ गया बोलो mgh और प्लस mgh और माइनस mgh, ये दोनों कट गए तो क्या बच गया, ये कौन सा था, स्मॉल h था ना, ठीक है। तो mg और ये कौन सा है, स्मॉल h, तो ये इससे कट गया और आंसर क्या आ गया बोलो mgh। तो ये मुझे बताइए पलक, जो EA पे थी क्या वही EB पे पाई गई, तो इसका क्या मतलब है, अगर ऑब्जेक्ट गिर रहा हो तो हर पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है उतना किसमें गेन होता है, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। देख लो पोटेंशियल एनर्जी में इतना लॉस हुआ माइनस mgh, वही वो बन गई, आपस में बदलती रहती, बात समझ आ गई कि नहीं। सो जो काइनेटिक एनर्जी टप्पा खा ले फिर ऊपर जाएगी, फिर पोटेंशियल बनेगी, फिर नीचे आएगी, सही है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखने से क्या पता चलता है निखिल, जो EA की वैल्यू थी वही किसकी पाई गई, EB की। तो लिख सकते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज, देखो लास्ट में लिखा है कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी और ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स, ये लिखा है कि नहीं, उसी में सेंटेंस पूरा पढ़ो। तो इन्हीं दोनों का तो सम मैं दो जगह निकाल रहा हूं। देखो लॉ ऑफ, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी,
that is sum of kinetic energy and potential energy remains constant at all the points. ठीक है? if के आगे व्योम सेंटेंस पूरा करो. If no non-conservative force is Absent. absent. या if object is purely under conservative force, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ड्रैग एग ना लग रहा, तब फिर सही. इसको कैसे एक्सप्रेस करें? EP प्लस EK इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या ये लिखो mg h प्लस हाफ mv स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. नाउ अब देखिए, कुछ चीजें आपको डिफाइन करनी है. डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. एंड कंजर्वेशन. ये फार्मूला आपको डिड्यूस नहीं करना, ये बस समझाने के लिए. ओके, जो बुक में उतना ही कराएंगे, ये चारों बुक में. अब देखो दूसरा सवाल है, एग्जांपल नंबर 10.5. दैट इज फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at height of 6 meter above ground. G is equals to 9.8 meter per second square. An object of mass 12 kg is at certain height above the ground. if अगर इसका EP is 480 joule, find the height of object. That is G is equals to 10 meter per second square. ये कि कोई चीज, मैं इसको ऑन कर दूँ, मैं हाँ देखो, अगर मैं इस पेन को अर्पित ऐसे ले जा रहा हूँ यहाँ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई. बताओ ऐसे ले जाने पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी कि ऐसे ले जाऊँ तब ज़्यादा होगी, कि या फिर ऐसे 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 करके यहाँ ले जाऊँ? बताओ. इक्वल है, क्योंकि उसको सिर्फ हाइट से लेना देना है.
अगर वहाँ कोई चीज़ रखी है, मैं कहूँ बेसबॉल रखा है एच हाइट पे, तो आप MGH करके निकाल लोगे। कि हमसे ये पूछोगे कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उसे कैसे ले जाएगा, ऐसे पूछोगे क्या? सिंपली MGH से निकाल लोगे। सो इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स की क्या पहचान है बताइए? कि कंजर्वेटिव फोर्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये किस पे डिपेंड नहीं करता बताइए? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि आप इस बॉल को 3 पाथ से ले जा रहे हो। एक तो यहाँ पे सीधे ले गए एंड यू हैव प्लेस्ड दिस एट दिस प्लेस। एक है कि आप यहाँ से ले गए और दूसरा है कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके ले गए। So this is first path, second path, and this is third path. However, if this is the ground level and this is, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? MGH। तो कंजर्वेटिव फोर्स में आपको H हाइट पर अगर ले गए हो तो जो फोर्स लगाया है, that what is the property of conservative force? It does not depend on path. It only depends on initial point and final point. देखो, conservative force does not depend on path. It depends on initial and फाइनल पॉइंट। ये फीचर्स हैं कंजर्वेटिव फोर्स। सर बुक में लिखा है वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये कौन कौन से फीचर्स हैं कंजर्वेटिव? और 3 फीचर बताऊंगा। पहला फीचर तुम्हें समझ में आ गया? ये किस पे डिपेंड नहीं करता बताइए? 4 तरीके के फोर्स हैं, तो ग्रेविटी का भी ले सकते हो, चारों का एक ही है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। अब देखो, इन ए क्लोज लूप, मान लो तुम इस चीज को यहां ले गए और फिर वहीं आ गए, या समझ में आया? तो एक तरफ आपको काम करना पड़ेगा, और जब यहां से यहां लाओगे तो कौन काम करेगा बताओ? ग्रेविटी। एक तरफ ग्रेविटी काम करेगी, उठाने में तुम करो, अब आपसे में कौन? अगर तुमने 10 जूल उठाया तो ग्रेविटी जब गिराएगी तो 10 जूल तो पी भी काम कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी। सो ड्यूरिंग ए कंप्लीट लूप द टोटल वर्क डन इज 0। तुम यहीं से ले जाके यहीं आ जाओ तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0। बोलो, बात समझ आ गया? तो कंप्लीट लूप में आधे, हाफ ऑफ द लूप external agency will do work, and in half of the loop, that is the conservative force will do work, and the net work done will be 0। जितना तुम काम करोगे तुमको मिल जाएगा, क्योंकि वो कंजर्व्ड बुक हो गया, तुम्हारा जमा हो गया। बोलो, बात समझ में आ गई? तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? कंप्लीट पाथ में या कंप्लीट लूप में टोटल वर्क डन कितना हो जाता है? 0। वहीं से वहीं आ जाओ, कोई काम। ओके। दूसरी चीज क्या बताई गई? इन अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का क्या मतलब है? यहां से यहां गए, ऐसे ऐसे चले गए मान लीजिए, और फिर ऐसे आ गए, तो एक तरफ आपने काम किया और एक तरफ किसने काम किया? ए से गए और ए पर आ गए, तो ये एक्सटर्नल एजेंसी। और ये किसने काम किया होगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी डज वर्क। यहाँ क्या काम होगा और यहाँ कौन काम करेगा? आधे में आप करोगे और आधे में कौन करेगा? डज वर्क। ध्यान दीजिए, जब आप कभी झूले पे चढ़ते हो और फिसल पट्टी वाले झूले पे, तो आधे पे तुम काम करते हो, वहां से जब फिसलते हो तो कौन काम करता है? ग्रेविटी। वहीं पे फिर आ जाते हो। ऐसा ही तो होता है। आधे पे रास्ते पे आप काम करते हो, फिर आप कहते हो ग्रेविटी सब तुम करो, हमने तो कर दिया अपना काम। तो वो करती है कि नहीं करती है? ये चीज होती है। इन ए क्लोज्ड पाथ net work done is 0
in half of the path. External agency does work and in half of the path बोलोगे हम आधे पाथ में कौन करेगा? ग्रेविटी दैट इज ग्रेविटी या कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा. डज वर्क. और क्या बता रहे थे तीसरा पॉइंट में? और भी कोई था? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ये तो दो बताए और तीसरी एनर्जी है, देखो, केमिकल एनर्जी. एनर्जी possessed by an object due to its chemical composition. मतलब उसकी रासायनिक बनावट कैसी है. एग्जाम्पल, दैट इज एनर्जी इन बैटरी. बैटरी में क्या केमिकल्स भरे होते हैं? या एनर्जी इन कोल. कोल में या पेट्रोल जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसमें जो एनर्जी उसके केमिकल कंपोजिशन की वजह से, जब उसे जलाओगे तो वो केमिकल एनर्जी किसी फॉर्म में बदल जाएगी. तो एनर्जी इन कोल, एनर्जी इन फॉसिल फ्यूल्स. जब मैं फॉसिल कह रहा हूं तो कोल एंड पेट्रोलियम दोनों आ गए. पेट्रोल और कोल सब इसी में तो आते हैं. कोयला पेड़ के दबने से बना है और पेट्रोलियम किससे बना है? बड़े बड़े एनिमल के दबने से. चलिए, तो ये तो केमिकल एनर्जी हो गई. हीट एनर्जी क्या होती है अभिषेक? एनर्जी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर होने की वजह से एनर्जी possessed by an object due to its temperature. ठीक है. इसी तरीके से साउंड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी possessed by an object ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन. वाइब्रेशन होता है ना, जैसे स्ट्रिंग हो सितार में, गिटार में, तो क्या वो वाइब्रेट करता है जब छोड़ देते हो उसको, तो उससे आवाज आती है. ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन. लाइट एनर्जी क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation in our eyes and enables us to see something. जिससे हमारे रेटिना में कोई सेंसेशन हो. which produce sensation in our eyes and enables us to see something. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? That is when charges move. क्या तुमको मालूम है इन वायर्स में इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन चलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, वो चल रहे हैं इनमें सब में. तारों में तो वही चलता है कि नहीं? तो एनर्जी possessed by an object ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस. वही लाइटनिंग है. अगर कहीं बिजली गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा. तो समझ में आ गई? वही तो होता है नहीं लाइटनिंग. तो इस तरीके से उसको भी कहते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी है. तो एनर्जी possessed by an object due to flow of charges is called electrical energy. एनर्जी possessed by photons. इस तरह से लिख सकते हैं. नहीं, ये नहीं लिख सकते. possessed by an object
ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, देखो उसमें सब आ गया, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस ऐसे लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी हाँ तो ये है कि इन फोटोन में होती है। अब देखो ये तो सारी हमने बातें बता दी। अब देखिए क्वेश्चन आपकी बुक में कुछ दिए गए हैं। So what is law of conservation of energy? पलट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत छोटी क्लास में भी लोग बोलते रहते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। क्या तुम कुछ इसके बारे में जानती हो? हाँ पलट वहां चली गई ना, आप बोलो स्नेहा जानती हो कुछ बताओ। वो मैकेनिकल एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल थोड़ी बोलना, वो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है, सिर्फ ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। हाँ एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. हाँ, however it can be converted from one, ये एनर्जी कंजर्वेशन, और सिर्फ वो मैकेनिकल एनर्जी का कि कैसे वो एनर्जी कंजर्व रहे। पिस्टन ऊपर गया फिर ठक से मारा फिर चला, पता चला प्रिंटिंग हो रही है, ऐसा होता रहता है कि नहीं, मशीनें चल रही, वो दो चीज का खेल है, एक काइनेटिक और पोटेंशियल, तो उन दोनों का कांस्टेंट रहे वो मशीनों में, उसको मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है। और किसी का किसी में बदल जाना, उसको कौन सी एनर्जी कहेंगे? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ऊर्जा को न सृजित किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, हाँ उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित अवश्य किया जा सकता है। ये ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। वो तो बात समझाई। जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग है। सर वैसा कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। तो जब 11th 12th में चलोगे थर्मोडायनेमिक्स की इतनी मोटी बुक्स है, उसके 3 डिफरेंट लॉज हैं। कोई एक स्टीफन का दिया हुआ है कि वो हॉट बॉडी से कूल बॉडी स्पॉन्टेनियसली चलेगी, फिर एक हीट इंजन क्या है, हीट पंप क्या, वो बिल्कुल अलग लॉज है, उसका इससे कोई लेना नहीं। ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी समय। चलो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सुना तो होगा ना ऐसा, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, however it can be converted, या ट्रांसफॉर्म है ना, converted from one form to another. Unit of all kinds of energy is joule. या कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, लाइट, सबकी यूनिट क्या होगी? जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स के नाम पे ऐसा किया गया। यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज जूल। जैसे कि एक सेल लगा हुआ है और सेल से यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये इससे करंट चली, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलती है और ये बल्ब जो है ये एनलाइटेंड हो गया, गेट्स लिट। इसमें चाहो तो एक की भी लगा लो, ये की है, तो जब ये की इस पे टच हो जाएगी तो मैंने टच कर दी, ये की है, ये बैटरी है, सेल है, सही है। तो पूछा है वो कई क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दिस। सो केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी चली, करंट चली, और फिर इट इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। बल्ब को टच करो हीट भी आती है, तो समझ आई बात। पहले इसमें बैटरी में कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। सो ड्यूरिंग इन this electrical circuit क्या क्या हो रहा है बताओ? केमिकल एनर्जी लिखो, केमिकल एनर्जी से क्या बना?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हुआ, दैट इज हीट एंड लाइट एनर्जी। अब देखो when a person rides a bicycle, ठीक है, then what are the energy transformation takes place? तो अगर पर्सन साइकिल पे जा रहा है तो उसकी कुछ मस्कुलर एनर्जी भी होगी और वो उससे कर, ठीक है ना। अब ये इसकी मस्कुलर एनर्जी बदलेगी, तो पहले मस्कुलर एनर्जी, उससे वो पैडल चलाएगा, तो दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दो तरीके की होती है, एक रोटेशनल भी होती है और एक होती है ट्रांसलेशनल। लीनियर चले तो ट्रांसलेशनल, ठीक है कि नहीं। तो उससे क्या हो रहा है बताइए, मस्कुलर एनर्जी से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और फिर वो साइकिल आगे चलेगी, पहले तो पहिया रोटेट करेगा ना, तो रोटेशनल काइनेटिक और फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि सीधा चल रहा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ना निखिल, अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो कौन सी एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होती है, बोलो। केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है साउंड एनर्जी में, साउंड में हो जाएगी, हीट होगी तो हीट भी होगी, बट साउंड में मेनली होती है। क्रैकर होगा तो फिर लाइट। So when a bomb blast, then chemical energy, हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी भी सीखना है क्या, ठीक है। Then chemical energy get transformed into, किसमें होती है वो बोलिए, साउंड एनर्जी। चारों तरफ तो वाइब्रेशन हो जाते हैं, ठीक है। वन मोर फॉर्म इज द न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी का एक और भी टाइप है, वो कौन सा है, वन मोर टाइप ऑफ एनर्जी इज न्यूक्लियर एनर्जी। जरा इसे समझो, इसका क्या मतलब है कि एक बहुत बड़ा यूरेनियम का एटम, यूरेनियम का एटम काफी बड़ा होता है, उसमें 92 प्रोटॉन होते हैं, 92 नंबर पर है, ठीक है। बाकी न्यूट्रॉन भी होते हैं, 143 न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा है। तो वो यूरेनियम लिखा है कि नहीं, पीए के नीचे सबसे नीचे यू लिखा है, येलो के बगल में यू दिख रहा है, यू। यस सर, सर यूरेनियम ही होता है। अब और मैं अभी समझा रहे हैं, देखो अगर इस पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाए, किसका, न्यूट्रॉन का, अगर एक इस पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, बम्बार्ड कर देंगे तो ये क्रिप्टॉन में बदल जाता है और बेरियम में बदल जाता है, और एनर्जी और इस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यूरेनियम को अगर छोटे छोटे दो पार्ट में टूट जाएगा ना, so when heavy atoms, large size atoms are bombarded by neutron, या when large size atom breaks down into two smaller size atom, ठीक है, then इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। इसे क्या कहते हैं, यानी न्यूक्लियस टूट गया,
वास्तव में इलेक्ट्रॉन नहीं टूटते हैं। ये जो न्यूट्रॉन का अटैक हो रहा है वो किस पे हो रहा है? क्या इसके न्यूक्लियस पे हो रहा होगा? ये यहाँ पे हो रहा होगा। कहाँ पे हो रहा होगा? न्यूक्लियस को उसने तोड़ दिया। हमें पूरे एटम से मतलब नहीं है कि क्या टूटा असली में, न्यूक्लियस। तो इसलिए ये बेरियम है, ये 56 प्रोटॉन वाला और ये 36, और यूरेनियम कितने वाला था? 92। तुम टोटल कर लो, यही आएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो when heavier size atom is bombarded by neutron, then it breaks into two lighter atoms. This is called nuclear, or a large amount of energy is produced. Such kind of reaction is called nuclear fission. इससे क्या हो गया? नाभिकीय विखंडन, नाभिक टूट गया। ठीक है? And the energy produced is called nuclear एनर्जी। समझ में आई? इस चीज को लिखें कि when this reaction is used in making atom bombs, जो हिरोशिमा और नागासाकी में फेंका गया था ना, अमेरिका ने फेंका था, तो यही रिएक्शन यूज की। when क्या होता है बताइए? एवियर, हमें न्यूक्लियस से ही मतलब है। when एवियर न्यूक्लियस आर bombarded, मानिए किससे बम्बार्ड किया जाए? बोलो। by neutron, then it breaks into two lighter nuclei ठीक है? this reaction is called न्यूक्लियर फिजन। इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियस टूटा ना, फिजन का मतलब टूटना, अपॉन टूटा। सही है? सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। इन दिस प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। सर इससे पोल्यूशन भी होता है? नहीं, पोल्यूशन कुछ नहीं, वो हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस। इससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। गामा रेज इतनी हार्मफुल हैं, पॉल्यूशन नहीं है, वो लोगों को लंगड़ा लूला बना देती हैं। अभी 100 साल बाद भी वहाँ जापान में लोग लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं, अपाहिज। ये जज्ब भी देखा है वक्त की नज़रों ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अभी तक लोग ऐसे पैदा हो। और 1945 की बात, 80 साल बीत गए। तो रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, गामा रेडिएशन आर बहुत हार्मफुल। तो तुमको न्यूक्लियर फिजन समझ में आ गया? फिर से समझिए, ये this nuclear fission is used in making atom bombs, और इससे लाइट इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भारत में 7 सेंटर हैं, उन सभी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड, किसमें यूज्ड होता है? इन मेकिंग एटम बम। और किस में यूज होता है? एंड न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसा कि अभी व्योम ने बताया। रिएक्टर का मतलब क्या है? ताप नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब अगला देखो, जो तुम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हो ना, 2 रिएक्शन बताई, कौन कौन सी बताई है? वन मोर टाइप इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें 2 चीज समझनी होगी। न्यूक्लियर फिजन समझ लिया, न्यूक्लियस का टूटना, लेकिन न्यूक्लियस का जुड़ना भी होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाए तो इससे हीलियम बन जाए, सन होता है। तो लाइट हल्के एटम जुड़े और उससे भारी एटम बन जाए, इसमें भी बड़ी एनर्जी मिलती है। ऐसा सन में, स्टार्स में यही काम होता है। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये 10 to the power 7 केल्विन पर इतना टेम्परेचर वो तेजी से टकराए,
तब वो जुड़ जाएंगे, चिपक ही जाएंगे। इस चीज को क्या कहते हैं? व्हेन टू लाइट न्यूक्लियस कोलाइड विद ईच अदर एंड गेट फ्यूज्ड, आपस में जुड़ जाए, एंड फॉर्म हैवियर न्यूक्लियाई। इन दिस केस ऑल्सो क्या होता होगा बोलो? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो इसको शानवी क्या कहोगी? ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जुड़ना और फिजन का मतलब टूटना। वो नाभिकीय विखंडन है और ये नाभिकीय संलयन है, संलयित हो गया। इसको क्या कहोगी? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो सब ऐसे ही बने। ये हमारी अर्थ भी ऐसे बनी है। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिलिकॉन, है ये SiO2। धरती SiO2 ही तो है। अब जरा देखो क्या लिखे बोलो? व्हेन टू लाइट न्यूक्लियस कोलाइड विद ईच अदर एट हाई टेम्परेचर, तो ये क्या होंगे? दे फ्यूज विद ईच अदर एंड फॉर्म हैवियर न्यूक्लियाई। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जानकारी के लिए लिख दो, हम भी नहीं पूछेंगे, बस आपकी जानकारी के लिए। कोई पूछ ले 2 चीज तो बता दो, ठीक है? व्हेन लाइट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई, क्योंकि 2 है तो न्यूक्लियाई लिखा है। कोलाइड विद ईच अदर एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर, then they fuse with each other. These fuse, मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इसको कहेंगे जुड़ना। with each other and form heavier nucleus, एक न्यूक्लियस बना देंगे। This is called nuclear फ्यूजन। कितनी बात हो गई? अब देखिए, ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हाट एवर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। अब वो न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरह की है, या तो टूट जाए या जुड़ जाए। इतनी बात तुम्हें समझिए। न्यूक्लियस का टूटना, भारी न्यूक्लियस का टूट जाना या हल्के न्यूक्लियस का जुड़ जाना, ये दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी उसे न्यूक्लियर एनर्जी। ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हाट एवर एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है? दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन स्टार्स। तुमको मालूम है हमारा सन हर सेकंड 200 किलो कम होता है। दिस रिएक्शन is taking place in stars। अब लिखो, एनर्जी produced during nuclear reactions are called न्यूक्लियर एनर्जी। सर, हाँ बोलो। सर वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होना चाहिए। तो हमने क्या न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन लिख दिया क्या? आई नहीं लगा। आई नहीं लग रहा है। उसका फिजन की लिखा लेकिन इसे ठीक से नहीं लिखा मैं। देखो फिजन, तो ये क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, सही है? तो 2 तरीके के ना वो। ओके, नाउ कुछ चीजें आपको करनी है। दैट इज स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी and define any 6 of them. Third question, what are the energy transformation takes place?
when a battery या a cell lights up a bulb, second, we run on road. Okay. कितनी बार? Write one feature of conservative force. दो फीचर दिखाए हैं, पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पाथ इंडिपेंडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।